पाठ 13 क्रिया तथा क्रिया के भेद। वर्ब एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पढ़िए और समझिए। आपने देखा कि काम वाले शब्दों से मुख्यतः किसी काम के होने, करने अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या अवस्था या सत्ता का पता चलता है। व्याकरण में ये शब्द क्रिया कहे जाते हैं। क्रिया की परिभाषा। क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी घटना या कार्यकलाप के होने या करने की सूचना मिलती है अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति, अवस्था या सत्ता का पता चलता है। क्रिया की रचना। सामान्य रूप। जिस तरह से अंग्रेजी में क्रिया का सामान्य रूप क्रिया के पहले टू लगाकर बनता है, जैसे टू गो, टू ईट, टू ड्रिंक, टू प्ले आदि, अंग्रेजी में इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। उसी तरह हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप क्रिया शब्द के अंत में ना प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, जैसे चलना, फिरना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना आदि। जब क्रिया शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, तब अंग्रेजी में टू का तथा हिंदी में अंतिम ना का लोप कर दिया जाता है, जैसे चलो, चला, चलूं, चलेगा, चलता आदि। धातु एवं सहायक क्रिया। धातु पढ़ना। क्रिया के विभिन्न रूपों पर ध्यान दीजिए। वह किताब पढ़ रहा है। मैं रोज रामायण पढ़ता हूँ। अब वह नहीं पढ़ेगा। तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। मैं शाम को पढ़ लूँगा। मैं उससे किताब पढ़वा रहा हूँ। क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से आने वाले तथा क्रिया के मुख्य अर्थ को बताने वाले अंश को धातु कहा जाता है, जैसे पढ़। इन वाक्यों में आने वाले क्रिया के सभी रूपों में पढ़ अंश समान रूप से आ रहा है। इसी अंश से क्रिया के मुख्य अर्थ पढ़ना का पता चलता है। व्याकरण में इसको मुख्य क्रिया या धातु कहते हैं। सहायक क्रिया। ऊपर के वाक्यों में आए पढ़ना क्रिया के विभिन्न रूपों में से यदि पढ़ धातु अलग कर दें तो क्रमशः रहा है, ता हूँ, एगा, ना चाहिए, लूंगा, वा रहा हूँ रूप बच जाते हैं। ये वे रूप हैं जो मुख्य क्रिया या धातु में लगकर संपूर्ण क्रिया पदबंध बनने में उसकी सहायता करते हैं। इसीलिए व्याकरण में इन अंशों को सहायक क्रिया कहा जाता है। अतः सहायक क्रिया क्रिया का वह अंश है जो मुख्य क्रिया या धातु में लगकर क्रिया पदबंध की रचना करता है। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। एक, कर्म की अपेक्षा, अनपेक्षा के आधार पर। दो, रचना के आधार पर। कर्म की अपेक्षा, अनपेक्षा के आधार पर क्रिया के भेद। इस आधार पर क्रिया के दो भेद किए जाते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। जो क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है,
सकर्मक क्रिया कहलाती है। अपेक्षा करने का अर्थ यह नहीं है कि वाक्य में कर्म उपस्थित हो ही। यदि कर्म उपस्थित नहीं भी होता तो भी कर्म की अपेक्षा करने के कारण क्रिया सकर्मक ही मानी जाती है। वाक्य में कर्म का प्रयोग होगा या नहीं, यह तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। निम्नलिखित वाक्यों के दूसरे उपवाक्य में कर्म का लोप कर दिया गया है, फिर भी दोनों उपवाक्यों की क्रिया सकर्मक हैं। जैसे, मैंने आइसक्रीम खाई, तुमने खाई या नहीं? हम लोगों ने कल ताजमहल देखा, तुमने देखा है या नहीं? मेरे सभी दोस्त चित्र बना रहे हैं, तुम क्यों नहीं बना रहे? मैंने एक कहानी पढ़ी है, तुम पढ़ना चाहोगे? कर्म की पहचान। क्रिया पर क्या या किसे, किसको शब्दों से प्रश्न करके कर्म की पहचान की जा सकती है। क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करने के बाद उत्तर में जो निर्जीव संज्ञा प्राप्त होती है, वह उस क्रिया का मुख्य कर्म या प्रत्यक्ष कर्म कहलाती है, तथा किसे, किसको प्रश्न के उत्तर में जो सजीव संज्ञा मिलती है, उसे गौण या अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। जैसे, माँ मिठाई बना रही है। प्रश्न, क्या बना रही है? उत्तर, मिठाई। कर्म, प्रत्यक्ष कर्म। माँ ने बच्चे को मिठाई दी। क्या दी? मिठाई। प्रत्यक्ष कर्म। किसे दी? बच्चे को। अप्रत्यक्ष कर्म। पिताजी ने अकरम को बुलाया। किसे बुलाया? अकरम को। अप्रत्यक्ष कर्म। दिए गए विवरण से यह स्पष्ट है कि कुछ सकर्मक क्रियाएं केवल एक कर्म की ही अपेक्षा करती हैं, तो कुछ दो कर्मों की। इस आधार पर उनके दो भेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया केवल एक कर्म की ही अपेक्षा करती है, एक कर्मक कहलाती है। जैसे, वह गाना गाएगी। नौकर ने खाना बनाया। माँ ने नितिन को बुलाया। उसने नौकर को बहुत मारा। द्विकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया दो कर्मों, मुख्य कर्म और गौण कर्म की अपेक्षा करती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे, प्रिंसिपल ने छात्रों को सर्टिफिकेट दिए। मैंने अपने दोस्त से किताबें खरीदीं। वह पिताजी से सामान लाया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा नहीं करती। जैसे, आना, जाना, चलना, दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, मुस्कुराना आदि। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं रोज सुबह दौड़ता हूँ। वह रात को 10 बजे सोती है। दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चा क्यों रो रहा है? आप यहीं बैठिए। अकर्मक तथा सकर्मक की पहचान। क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, इसकी पहचान करने के लिए वाक्य की क्रिया पर
क्या से प्रश्न करना चाहिए और देखना चाहिए कि इस क्या के उत्तर में वह क्रिया किसी की अपेक्षा करती है या नहीं। जैसे वाक्य, बच्चा लिख रहा है। प्रश्न, क्या? उत्तर, संभावित उत्तर, पत्र, निबंध आदि। क्रिया की प्रकृति सकर्मक। माँ कपड़े धो रही है। क्या? कपड़े, सकर्मक। मोहन गा रहा है। क्या? गीत, सकर्मक। शीला जा रही है। क्या? अकर्मक। बच्चे दौड़ रहे हैं। क्या? अकर्मक। पिताजी नहा रहे हैं। क्या? अकर्मक। अर्थात यदि क्या के उत्तर में कोई क्रिया किसी वस्तु, कर्म की अपेक्षा करती है तो वह सकर्मक क्रिया कही जाती है। लेकिन अकर्मक क्रिया क्या के उत्तर में किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं करती। कर्म की अपेक्षा न करने के कारण वह अकर्मक क्रिया कही जाती है। वाक्य में कर्म का लोप। प्रायः बोलचाल की भाषा में हम वाक्य से कर्म का लोप भी कर देते हैं और श्रोता संदर्भ से अर्थ समझ लेता है। जैसे मोहन सोहन से, क्या कर रहे हो? सोहन, खाना खा रहा हूँ। यहाँ खाना संज्ञा कर्म का लोप कर दिया गया है। इसी तरह अन्य उदाहरण देखिए। बच्चे लिख रहे हैं। पत्र। पिताजी पढ़ रहे हैं। अखबार। कुछ लोगों का यह भ्रम है कि क्रिया को सकर्मक तभी कहा जाएगा जब वाक्य में कर्म उपस्थित हो। वाक्य में कर्म आएगा या नहीं, यह तो वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। ध्यान रखिए, सकर्मक या अकर्मक होना क्रिया का गुण है। यदि कोई क्रिया सकर्मक है तो वह हमेशा सकर्मक ही रहेगी और अकर्मक है तो अकर्मक ही रहेगी। वाक्य में कर्म आया है या नहीं आया, इससे क्रिया की सकर्मकता या अकर्मकता प्रभावित नहीं होती। क्रिया के सकर्मक होने की शर्त यह नहीं है कि वाक्य में कर्म आया है या नहीं, बल्कि यह है कि वह कर्म की अपेक्षा करती है या नहीं। 2. रचना के आधार पर क्रिया के भेद। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं: सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामिक क्रिया। सरल क्रिया। एक धातु से बनी क्रियाएं सरल क्रिया कहलाती हैं। सभी अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं इस वर्ग में आती हैं, जैसे वे नहीं आए, सब लोग मंदिर गए हैं, कल रात कोई नहीं सोया, उसने आज खूब आइसक्रीम खाई। संयुक्त क्रिया। दो धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे चल देना, पढ़ लेना, खो जाना, कर लेना, भेज देना, देख लेना, उठ जाना, मार देना आदि। संयुक्त क्रिया यद्यपि दो क्रियाओं के मेल से बनती है, पर पहली क्रिया से ही क्रिया के अर्थ का पता चलता है। जैसे आ जाना में क्रिया का मुख्य अर्थ
आना है। जहाँ तक दूसरी क्रिया का सवाल है, उसे रंजक क्रिया कहते हैं, क्योंकि वह अपना अर्थ छोड़कर पहली क्रिया के अर्थ में कुछ विशिष्टता ला देती है। इसी के कारण किसी एक क्रिया से बनी संयुक्त क्रियाओं के अर्थ में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। नीचे दिए गए वाक्यों के अर्थ में थोड़ा थोड़ा अंतर है, जैसे गाड़ी चल दी, चलना जमा देना। गाड़ी चल निकली, चलना जमा निकलना। गाड़ी चल पड़ी, चलना जमा पढ़ना। गाड़ी चल गई, चलना जमा जाना। देखिए संयुक्त क्रिया के प्रयोग के अन्य उदाहरण। मैंने किताबें खरीद ली हैं, मैंने किताबें खरीद दी हैं। उसने काम कर लिया था, उसने काम कर दिया था। वह ट्रेन में ही सो गया था, वह ट्रेन में ही सो लिया था। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया है जिसका कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरी संज्ञा को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे भारती ने नौकर से काम कराया वाक्य में भारती ने स्वयं कार्य नहीं किया, बल्कि उसने नौकर को काम करने के लिए प्रेरित किया और बाद में नौकर ने उस काम को संपन्न किया। देखिए कुछ उदाहरण। वह अपने बेटे को खाना खिला रही है। माँ नौकर से कपड़े धुलवा रही है। मेरा दोस्त आज मुझे फिल्म दिखाएगा। वह आया से बच्चे को चलवा रही है। हिंदी में दो तरह की प्रेरणार्थक क्रियाएं मिलती हैं। कुछ प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना मूल क्रिया के मध्य में आ प्रत्यय जोड़कर की जाती है तथा कुछ की रचना वा प्रत्यय जोड़कर। ऊपर के वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया के दोनों रूप देखे जा सकते हैं। जिन प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना आ प्रत्यय जोड़कर की जाती है वे प्रथम प्रेरणार्थक कहलाती हैं तथा जिनकी रचना वा प्रत्यय जोड़कर की जाती है वे द्वितीय प्रेरणार्थक कहलाती हैं। जैसे हंसना क्रिया से हंसाना प्रथम प्रेरणार्थक है तो हंसवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। देखिए दोनों तरह की प्रेरणार्थक क्रियाओं के अन्य उदाहरण। प्रथम प्रेरणार्थक माँ बच्चे को सुलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक माँ आया से बच्चे को सुलवाती हैं। माँ गरीबों को खाना खिलाती है। माँ नौकर से गरीबों को खाना खिलवाती है। मैंने उसको नाश्ता कराया। मैंने माँ से उसको नाश्ता करवाया। अध्यापक ने मुझे कुर्सी से उठा दिया। अध्यापक ने मुझे कुर्सी से उठवा दिया। नीचे की तालिका में अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं से विकसित कुछ प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण दिए जा रहे हैं। मूल क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक चलना। सकर्मक प्रथम प्रेरणार्थक चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक चलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। उठना, उठाना, उठवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना।
देना, दिलाना, दिलवाना, काटना, कटाना, कटवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना। नामिक क्रिया संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण को नाम कहा जाता है। नाम, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं वे नामिक क्रिया कहलाती हैं। देखिए उदाहरण। संज्ञा शब्द लालच, नामिक क्रिया ललचाना। झूठ बराबर झुठलाना। हाथ बराबर हथियाना। गप बराबर गपियाना। शर्म बराबर शर्माना। टक्कर बराबर टकराना। सर्वनाम अपना बराबर अपनाना। विशेषण गरम बराबर गरमाना। चिकना बराबर चिकनाना। लंगड़ा बराबर लंगड़ाना। 60 बराबर सठियाना। हमने सीखा क्रिया वे शब्द हैं जिनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति का पता चलता है। क्रिया के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं। कर्म की अपेक्षा अनअपेक्षा के आधार पर तथा रचना के आधार पर। कर्म की अपेक्षा अनअपेक्षा के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। अकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती तथा सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा करती है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर्म तथा अप्रत्यक्ष कर्म। प्रत्यक्ष कर्म का पता क्रिया पर क्या प्रश्न के उत्तर में मिलता है तथा अप्रत्यक्ष कर्म का पता किसे, किसको, प्रश्नों के उत्तर में। प्रत्यक्ष कर्म कोई निर्जीव वस्तु होती है तथा अप्रत्यक्ष कर्म कोई जीवधारी प्राणी। सकर्मक क्रिया एक कर्म की अपेक्षा करती है या 2 कर्मों की। इस आधार पर उसके 2 उपभेद हो जाते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। संयुक्त क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से बनती है। पहली क्रिया पूरे क्रिया पदबंध को अर्थ प्रदान करती है तथा दूसरी क्रिया पहली क्रिया के अर्थ में छटाएं बिखेरती है। प्रेरणार्थक क्रिया में एक संज्ञा दूसरी संज्ञा को काम करने के लिए प्रेरित करती है, तब दूसरी संज्ञा उस काम को स्वयं संपादित करती है। हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया के 2 उपभेद मिलते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक की रचना मूल क्रिया के मध्य में आ प्रत्यय जोड़कर तथा द्वितीय प्रेरणार्थक की रचना वा प्रत्यय जोड़कर होती है। नामिक क्रिया वह क्रिया है जिसका पहला अंश नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण होता है तथा दूसरा अंश कोई प्रत्यय।